आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.1 भाग 2 को। प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। कहा गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें द्विघात समीकरण के रूप में बना के आंसर दे देना है। कहा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी गई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ध्यान देंगे, लंबाई जो है वह चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अर्थात अगर चौड़ाई मानेंगे तब हमें लंबाई पता चल पाएगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है कि भूखंड की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अर्थात चौड़ाई पे डिपेंड है लंबाई, तो हमें मानना पड़ेगा चौड़ाई को। तो ऑलरेडी लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। दूसरे का पहला प्रश्न, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड है तो चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी। प्रश्न को बड़ा ध्यान से ही देखेंगे। कहा गया आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वह चौड़ाई के 2 गुने से, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, अर्थात चौड़ाई x है तो x का 2 गुना, x का 2 गुना जो है वह आपका लंबाई होगा प्लस 1 अधिक है। 2 गुने से 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे। यही आपका कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना कि जो लंबाई है वह चौड़ाई हमारा x है तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो यह आपकी लंबाई हो गई। और कहा गया है कि क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया गया है, वह आपका है 528 वर्ग मीटर। ये पहले से ही आपको ज्ञात है। तो यहाँ पे चूँकि हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्योंकि आयत का क्षेत्रफल या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, अर्थात आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे मान को रखेंगे। हमें क्षेत्रफल दिया गया है वह है 528 तथा लंबाई हमारे पास है 2x + 1 और चौड़ाई है x। तो यहाँ से हमको द्विघात समीकरण के रूप में इसे बनाना है और फिर उसी प्रकार से इसको छोड़ देना है। x का मान नहीं निकालना है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 528। यहाँ से सबसे पहले x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x² और x का गुणा 1 में करेंगे तो x। अब द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अर्थात अचर पर। तो लिख देंगे हम लोग
एक साइड कर लेंगे, हो गया 2x² प्लस x, इधर प्लस 528 से इधर जाएगा तो हो जाएगा -528 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में हमारा निरूपित हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आपको करके छोड़ देना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं दूसरे प्रश्न को क्या कहा जा रहा है। इसी में दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। दो धनात्मक आपके पूर्णांक हैं जो क्रम से हैं और इनका गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेंगे पूर्णांक, बड़ा इजी प्रश्न, ध्यान से देखेंगे दूसरे प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। तो मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या बराबर और फिर दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या आपकी चूंकि क्रमागत है तो क्रम से आगे आने वाली। तो क्रम से आगे कब आएगा? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, अर्थात एक जोड़ते जाएंगे तभी क्रम से आगे आएगा। तो ये संख्या हो जाएगी x+1। ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब प्रश्नानुसार जो भी प्रश्न कहा जा रहा है उसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, आइए देखा जाए। प्रश्न कहा कि इनका गुणनफल 306 है। इन दोनों का गुणनफल अर्थात x गुणे x+1, इन दोनों का गुणनफल दिया गया 306। अब इसको हमें बदलना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो सिर्फ गुणा कर लेंगे, x का गुणा x में x² और x का गुणा 1 में x बराबर 306। ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस x, इधर आएगा तो हो जाएगा -306 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया दूसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कुल मिला के 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, बड़ी है। रोहन की माँ है तो बड़ी ही रहेगी, रोहन छोटा रहेगा। उसकी आयु वर्षों में दी गई है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसी का समीकरण बनाना है। तो आइए समझा जाए और बनाया जाए। कहा गया तीसरा प्रश्न कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हमें ज्ञात क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लेंगे रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब आगे क्या कहा गया, उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, ऐसा ही प्रश्न में कह रहा है। तो इसलिए माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माँ की वर्तमान आयु। तो हमें रोहन की आयु पता चल गया और माँ की आयु भी पता चल गया। अब इसी से द्विघात समीकरण को बनाना है। आगे कहा गया कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात
पूर्व या पहले रहने पे माइनस रहेगा, पश्चात और बाद में रहने पे सदैव प्लस लगता है। तो 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले हम लोग दोनों की आयु निकाल लेंगे। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अर्थात पश्चात माने बाद में, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? अभी अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 ही वर्ष की होगी। अब 3 वर्ष पश्चात माँ की भी वर्तमान आयु या माँ की आयु निकाल लेंगे। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, तो माँ जितने वर्ष की थी x प्लस 26, अब इसमें 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, अर्थात ऐड करके हम लोग देखेंगे तो आ जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ये माँ की आ गई आयु 3 वर्ष के पश्चात। अब कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 360 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार ध्यान से देखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहा गया इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, अर्थात ये और ये, इन दोनों का गुणनफल 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, तो ये क्या हो गया? x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 के बाद का गुणनफल जो है वह दिया गया है 360। अब इसी को सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण के रूप में बदल लेंगे। तो सबसे पहले इस x का गुणा होगा इन दोनों में, x प्लस 29 में, प्लस अब इस 3 का गुणा भी होगा x प्लस 29 में, बराबर 360। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का गुणा x में x स्क्वायर, 29 में x का गुणा 29x, 3 में x का 3x, और फिर 29 में 3 का 9 त्रिक 27, 3 दूना 6 2 8, 87 बराबर 360। अब द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम लोग बदल लेंगे। ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 29x और 3x जोड़ लेंगे, ये हो गया 32x, और इधर प्लस 87 और इधर माइनस हो जाएगा जब ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर 0। तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 32x, अब छोटा में से बढ़ा जाएगा तो माइनस में ही आएगा। अब 87 में से 360 आएगा 273। घटा के देखते हैं, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 5, अर्थात 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 273 बराबर 0। तो आपको यहीं पे आंसर दे देना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण ही बनाना था। तो ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हम लोग बड़े ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल को निकालते हैं। कहा क्या जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी 480 किमी की दूरी वह तय कर रही है एक समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, जब 8 किमी प्रति घंटा कम होती तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। तब वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेता, तथा हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। सबसे पहले मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो मूल चाल है, वास्तविक चाल है, वह x है।
मान लेते हैं चौथे प्रश्न को। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल जिससे वह चल रही है, वास्तविक चाल बराबर यह x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया कि यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, ठीक है, चुप, इसलिए 8 किमी प्रति घंटा कम होने पर नई चाल, अगर 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाएगी तब नई चाल क्या होगी? पहले x था तो x में से 8 घट जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल हो गई। अब ध्यान देंगे कि एक समान चाल से वह 480 किमी की दूरी तय कर रही है, तो x किमी प्रति घंटा की चाल से, जो कि समान चाल है, 480 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, देख लिया जाए। x किमी प्रति घंटा जो कि चाल दिया गया है, x किमी प्रति घंटा की चाल से 480 किमी चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, तो यह समय कितना लग गया आपका? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। इसी सूत्र से लगाएंगे तो दूरी आपका 480 और चाल है x, तो ये आपका इतना घंटे लग गया। दूसरा, यदि आपका यह x माइनस 8 किमी प्रति घंटा की चाल से चलेगी तब कितना समय लगेगा? तो 8 माइनस 8 किमी प्रति घंटा की चाल से 480 किमी की दूरी को चलने में लगा समय, फिर वही प्रोसेस, दूरी बटा चाल, दूरी आपका है 480 और चाल है x माइनस 8, ये इतना घंटा लग गया है आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों समय जो है वह कहा गया कि उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे अधिक लेता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, अर्थात यदि चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तब दूरी 480 ही है और उसको तय करने में 3 घंटा अधिक समय लग रहा है, अर्थात इस दूरी को तय करने में 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है, इस दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय लग रहा है, अर्थात दोनों के बीच समय का जो अंतर है वह 3 घंटे का है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, दोनों के बीच समय का अंतर लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, इसमें से घटाएंगे 480 बटे x, और जो कि बराबर है 3 के। ये दोनों के बीच समय का अंतर है। अब इसी को सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं, दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। अब यहाँ से x माइनस 8 से x माइनस 8 गया तो x बचा, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 480x। यहाँ से x से x कट गया तो दोनों बचा 480 गुणे x माइनस 8 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
देखा जाए 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस माइनस प्लस। अब ये और ये आपस में गुणा किया जाएगा तो हो गया 8 शून्य शून्य 8 अठाई 64 8 चौक 32 और 6 38 3840 बटे में आपका आएगा, गुणा कर लेंगे एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। यहाँ से स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि 480 एक प्लस एक माइनस कट गया, जो बचा है उसको लिख लेंगे 3840। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका गुणा इसमें कर लिया जाएगा। अब गुणा करने पे क्या आ रहा है 3840। हम चाहे तो काट दें, गुणा न करें, बटे में 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। काट के जितना छोटा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। 8 4 12 3 15, तो काट देते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और 3 आठे 24, 1280। तो ये आ गया 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और आपका ये इधर जब जाएगा तो माइनस 1280 बराबर 0। तो यही आपका अभीष्ट समीकरण हुआ और यही आपका आंसर है। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को देख लिया है। अगले क्लास में 4.3 के प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।